व्हाट्सअप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड सीरीज। आज का ये एपिसोड 36 होने वाला है और इस एपिसोड के जाने के पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई मैसिव ब्लंडर जो मैंने कुछ एपिसोड्स पहले की थी। तो अगर आपको याद है तो मैंने कुछ एपिसोड्स पहले आपको बताया था कि एलिसेंट हाईटॉवर की जुबान काट के निकाली थी ब्लैक क्वीन रहेनिरा ने। तो एलिसेंट रहेनिरा को कुछ भला बुरा कहती है, जिसका रहेनिरा को इतना गुस्सा आया था कि उसने हुक्म दे दिया एलिसेंट की टंग नोच के निकाला जाए। तो ये मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था एंड दैट वाज अ मैसिव ब्लंडर ऑन माय पार्ट। बट अभी ये ब्लंडर कैसे हुआ, मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या गलती हुई, ये इस छोटे से इंट्रो में डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू द एपिसोड 36। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू फ्यू पीपल जिन्होंने इस गलती को बराबर से पॉइंट आउट किया। आई वुड लाइक टू थैंक रेजोनाइट 1352, जो भी आपका नाम है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दिस मिस्टेक। वैसे ही आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू लेमस्टोफाइल, जो भी आपका नाम है। एंड लास्टली मानस प्रधान एंड फैजान, आप दोनों ने भी इस गलती को बराबर से पकड़ा एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर दैट। देन वैसे ही आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू प्रतीक, राजा साहब एंड अंकित। आप बस तीन ही लोग इस चैनल के मेंबर्स हो एंड आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू यू थ्री। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप वैसे ही और मेंबर्स भी मेरे इस चैनल पर बढ़ते रहे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिसेंट हाईटॉवर। क्या उसकी टंग काट के निकाली गई थी? तो आंसर इज नो। मैंने आपको जो बताया था कि एलिसेंट की टंग निकाली गई थी, दैट वाज एक्चुअली अ मैसिव ब्लंडर ऑन माय पार्ट एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट। तो बुक में हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि मशरूम के अनुसार रहेनिरा ने एलिसेंट की जबान काटने का हुक्म दिया। रहेनिरा ने अपने स्टेप मदर एलिसेंट को सिर्फ मेयरली थ्रेटन नहीं किया, बट उसकी टंग टॉर्न आउट करने का हुक्म दिया। बट it was only after word from Lady Misery that stayed her hand। तो ये सेंटेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे रीड करते हुए और बराबर से पॉइंटर लेते हुए मेरी गलती हो गई। तो इस सेंटेंस का मतलब है लेडी मिजरी के वर्ड के बाद में ही रहेनिरा का हैंड एक तरीके से स्टेड रहा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि लेडी मिजरी मिसारिया ने रहेनिरा को कुछ ऐसा बताया जिसके बाद में रहेनिरा ने एलिसेंट की टंग काटने का हुक्म रोक दिया। मतलब उसने दिया था हुक्म बट उसने वहां पर रोका। इट वॉज ओनली आफ्टर लेडी मिजरी मिजारियाज वर्ड दैट स्टेड हर हैंड। स्टेड हर हैंड मतलब एक तरीके से रहेनिरा का एक एक्शन करने की चीज को रोका गया, ऐसे एक मुहावरा होता है। तो पॉइंट इज मिसारिया ने एक्चुअली रहेनिरा को एलिसेंट की जुबान काटने नहीं दी, बट लेडी मिजरी मिजारिया ने एक बहुत ही हॉरिबल चीज सजेस्ट की। तो यहां पर मिजारिया क्लियरली कहती है कि एलिसेंट हाईटॉवर और हेलेना टारगेरियन इन दोनों को भी किंग्स लैंडिंग के ब्रोथेल्स में बेचना चाहिए। यहां पर मिजारिया कहती है कि एलिसेंट और हेलेन के बदन का बिजनेस हमें किंग्स लैंडिंग में करना चाहिए और वो ऐसा तब तक करना चाहती है जब तक उनका कोई एक बास्टर्ड बच्चा नहीं होता। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं लेडी मिजरी सेज दैट लेट देम रिमेन देयर अंटिल दे आर विद द चाइल्ड। बाद में मिजरी ये भी कहती है दे स्पीक ऑफ बास्टर्ड सो फ्रीली देन लेट देम ईच हैव वन फॉर देयर वेरी ओन। तो ये चीज मैंने बराबर से आपको कहानी में बताया था कि लेडी मिजरी के वजह से एलिसेंट और हेलेना के बदन को किंग्स लैंडिंग में बेचा जाता है। ऐसा एक बहुत हॉरिफिक चीज वहां पे लेडी मिजरी करती है इंस्टेड ऑफ कटिंग एलिसेंट्स टंग। सो मतलब एलिसेंट की टंग काटी नहीं जाती बट उनके साथ कुछ अलग ही बहुत ही गंदे जुल्म किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। बट देन अगेन ये चीज भी यहाँ पर मशरूम कहता है, मतलब अपने बौने मशरूम का ये कहना है कि ऐसी सब कुछ चीज दरबार में हुई थी, बट इस चीज को ग्लिंडन नहीं मानते। तो आप यहां पर भी देख सकते हो क्लियरली कि ग्लिंडन ने फायर एंड ब्लड के बुक को लिखते हुए कहा है वी डू नॉट पुट एनी क्रेडेंस इन मशरूम हियर। तो मतलब बुक लिखने वाले ग्लिंडन कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसे कुछ एलिसेंट और हेलेना के बदन को वगैरह रहेनिरा ने बेचा नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है। बट नाउ इट्स अप टू अस कि मशरूम की कहानी को यकीन करना है या नहीं। एज ऑलवेज ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस मशरूम के कहानी पे बिलीव करते हैं या नहीं। तो ऐसे कुछ कुछ कहानियों पर ही हमें विश्वास करना है या नहीं करना है, ऐसी चीजें आती है। बट कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि कॉन्क्रीट है, जो मतलब 100% हुई है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70:30 आई वुड से। 70% ऑफ द बुक में जो हमें बताया गया था, लेट्स
लेट्स से एक्चुअली 65% ऑफ द बुक में जो बताया गया है वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे हुआ है, बट अराउंड 30-35% जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है दैट कम्स फ्रॉम 3 क्रॉनिकलर्स ऑफ द डांस। अभी उसमें से एक है मशरूम, जो कि हमेशा से रैनीरा के तरफ से बहुत बात करता है, क्योंकि वो रैनीरा का एकदम बचपन से दोस्त रहा है, उसका एक फूल रहा है वो बचपन से। दूसरे तरफ अगर हम यूस्टस की बात करते हैं तो वो हमेशा से ग्रीन्स के साइड से बात करता है, बट दोनों के बीच में एक आता है ग्रैंड मास्टर मनकन, वो थोड़ी सी दोनों तरफ से बातें करते हैं। इट सीम्स लाइक ही इज काइंड ऑफ अनबायस्ड। तो ऐसे तीनों की कहानियां हमें पता चलती है, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बार बार पता चलते हैं, एंड हमें ही डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली क्या कहानी है। बट दैट ओनली कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली एज आई सेड अराउंड 40-35%। हमें उनके अनबायसनेस बायसनेस पे थोड़ा विश्वास रखना है, उनके कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को अपने को समझना है वो अपने पे है। तो लैड्स एंड लेडीज, आई होप आपको समझा कि मेरी मिस्टेक, मेरा ब्लंडर एग्जैक्टली कौन से जगह पे हुआ था। तो दैट्स हाउ, जैसे कि मेरी इंग्लिश टीचर हमेशा से कहती थी, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन। तो अगेन अपॉलॉजीज फॉर सच अ ब्लंडर। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड 36, जिसमें आने वाले हैं द लैड्स। तो कौन है ये लैड्स? लेट्स गेट टू नो दिस इन दिस एपिसोड। पार्ट 1, एगॉन द सेकंड का बिट्रेयल। एगॉन द सेकंड का आयरन थ्रोन पे बैठ के अभी किंग्स लैंडिंग में रूल शुरू हो गया था और उसके पास काफ़ी पावर तो आ ही गई थी, बट उसके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। एज अ किंग ऑफ 7 किंगडम्स, एगॉन द सेकंड का अभी ग्रीन काउंसिल वैसे तो था, बट उसका किंग्सगार्ड बनने के लिए कोई भी नाइट रेडी ही नहीं था। उसके किंग्सगार्ड में सर विलिसफेल तो थे और उसके साथ साथ ही सर मास्टन वाटर्स भी अभी किंग्सगार्ड बने थे, बट उसके अलावा सिर्फ एक ही किंग्सगार्ड आया था जिसका नाम था सर गाइल्स बेलग्रेव। ऐसे सिर्फ 3 किंग्सगार्ड ही एगॉन द सेकंड के थे, जबकि एक किंग के टोटल 7 किंग्सगार्ड होने चाहिए। अगर रही बात सर एल्फ्रेड ब्रूम की, तो वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ एकदम वाइट क्लॉक के वाउज ले ले और एकदम बिना शादी किए, बिना लैंड के वगैरह रहे। तो अभी फाइनली एगॉन द सेकंड आयरन थ्रोन पे आ चुका था, बट जैसे ही उसको आयरन थ्रोन मिला तो आयरन थ्रोन के पावर का नशा उसके दिमाग में घुसने लगा। दिन ब दिन वो आयरन थ्रोन पे बैठ के कुछ भी वाहियात डिसीजंस लेने लगा था और वो ग्रीन काउंसिल की बातें भी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सुनता। हमेशा वो ग्रीन काउंसिल के मीटिंग में एकदम ही एरोगेंटली बात करता और किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी एगॉन द सेकंड के इस बिहेवियर को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसका ऐसा बर्ताव क्यों हुआ रहेगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा ही कि एगॉन द सेकंड अभी फिजिकली टोटली खत्म हो चुका था और उसके उसी बहुत ही बुरे फिजिकल कंडीशन के वजह से वो अभी मेंटली भी थोड़ा सा वीक होने लगा था और वो एकदम ही गुस्सेल बन गया। सो बेसिकली एगॉन द सेकंड की जो फिजिकली बुरी कंडीशन रही थी वही चीज उसे मेंटली भी अफेक्ट करने लगती है, और इसी के बीच में एगॉन द सेकंड ने एक बहुत ही हॉरिबल डिसीजन लिया। एक दिन ऐसे ही ग्रीन्स की काउंसिल मीटिंग शुरू थी जिसमें वो डिसाइड कर रहे थे कि अभी जो भी रिमेनिंग ब्लैक्स के सपोर्टर्स है, जैसे कि नॉर्थ से आने वाली हाउस स्टार्क की आर्मी हो और ऐसे ही कई सारे इश्यूज जो अभी ग्रीन्स के सामने थे, उनको कैसे सॉल्व करना है उसको लेके ऐसे हमेशा मीटिंग्स होती ही रहती थी, और यही मीटिंग उसमें से ही एक रही। और इस मीटिंग में एगॉन द सेकंड ने अपने जिंदगी का वर्स्ट डिसीजन लिया और ये डिसीजन आगे चल के उसके टोटल डिस्ट्रक्शन का रीजन बना। तो इस ग्रीन्स के काउंसिल मीटिंग में कॉर्लिस वेलारियन डिस्कस करने लगे थे कि किस तरह से एगॉन द सेकंड ब्लैक सपोर्टर्स को पार्डन देगा, उनको कैसे माफ करेगा, ऐसा सब डिस्कशन शुरू था। एंड इसी में एगॉन द सेकंड पागल हो गया। वो एकदम ही गुस्से में आता है और उसने सीधा कॉर्लिस वेलारियन को बता दिया कि एगॉन द सेकंड किसी को भी पार्डन नहीं देगा। इफ यू रिमेंबर देन हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने एलिसेंट के सामने बेंड नी किया एंड ऑफिशियली ग्रीन्स को ज्वाइन किया था, ये कह के कि एलिसेंट और एगॉन द सेकंड को ब्लैक्स के सभी लोगों को जिन्होंने भी रेनिरा को सपोर्ट किया, उन सभी हाउसेस, उन सभी छोटे मोटे लॉर्ड्स को माफ करना है। तो इन सभी शर्तों को एलिसेंट और लैरिस ने मान लिया था और इसीलिए कॉर्लिस वेलारियन ने ग्रीन्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सेप्ट किया। बट
वो जो भी चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी उनको एगोन द सेकंड ने इस ग्रीन्स काउंसिल के मीटिंग में ठुकरा दिया। एगोन द सेकंड यहाँ पर अचानक से एकदम एरोगेंट तरीके से कॉर्लिस वैलेरियन से बात करता है और उनको सीधा कह देता है कि वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। इसी के साथ साथ उसने सीधा लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन को बता दिया कि एगोन द यंगर और जहेरा की शादी कभी नहीं होगी। एगोन द यंगर अभी कुछ टाइम के लिए किंग्स लैंडिंग में रेड किप में जरूर रहेगा, बट कुछ ही दिनों के बाद में एगोन द यंगर को वॉल पे जाना होगा। उसने आगे बात करते हुए कहा, लॉर्ड कॉर्लिस, तुम्हारे उन कमीने ब्लैक सपोर्टर्स ने हमारे खिलाफ वॉर क्राइम्स किए हैं और उन सभी लॉर्ड्स को उस गुनाह की सजा मिलेगी। उन्होंने ट्रीजन किया हमारे खिलाफ। जब मैं आयरन थ्रोन पे बैठा था, मेरे पास ब्लैक फायर की तलवार थी, तो ये सभी मेरे खिलाफ कैसे गए? उन सभी ब्लैक लॉर्ड्स ने मेरे खिलाफ ट्रीजन किया और उसकी उन्हें सजा मिलेगी। अगर उनको जिंदगी प्यारी है और बचना है तो उन्हें आयरन थ्रोन को हमें फाइन्स देने पड़ेंगे एंड देन मेरे सामने आके यहाँ पर उनको घुटने टिकाने पड़ेंगे। अचानक से अपने बेटे के ऐसे एकदम तेवर देख के इवन खुद राजमाता एलिसेंट शॉक्ड हो गई थी। वहां पर एलिसेंट कॉर्लिस वैलेरियन और बाकी सभी ग्रीन काउंसिल के सामने अपने बेटे को प्लीड करती है। वो कहती है, एगोन, ऐसा हम नहीं कर सकते। मैंने सातों भगवानों को साक्षी मानकर कॉर्लिस वैलेरियन को अपनी जुबान दी थी कि उनके सभी ब्लैक्स के सपोर्टर को पार्डन मिलेगा और तभी जाके कॉर्लिस वैलेरियन ने हमें सपोर्ट किया है। अभी हम ऐसे अपने जुबान से पीछे हट नहीं सकते। ऐसा बर्ताव कोई भी किंग नहीं कर सकता। प्लीज एगोन, वापस सोच लो, हम ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते। तब एगोन द सेकंड वहां पर सीधा चिल्लाकर कहता है, अबे चुप माँ, तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो तुमने और लैरिस ने लिए। वो डिसीजंस मुझे पूछ के लिए नहीं गए थे। इस कॉर्लिस वैलेरियन की बीवी ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की और तुम कहती हो मैं उसे माफ कर दूं? मुझे किसी की अभी पड़ी नहीं। क्या तुम मेरी हालत देख सकती हो? सातों भगवान और क्या ही मेरे साथ बुरा करेंगे। आई एम द किंग, मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगा। इस कॉर्लिस वैलेरियन और उसके सभी ब्लैक सपोर्टर्स को यहां पर आकर बेंड नी करना पड़ेगा और क्राउन को जुर्माना देना पड़ेगा, तभी मैं उनको माफ करूंगा। बट अंटिल देन ऐसी ही पार्डन, ऐसे ही माफी नहीं मिलेगी। एगोन की ये बातें सुनकर एलिसेंट भी एकदम शॉक्ड होती है और वो एकदम डर के चुप बैठ गई। ये सब होने के बाद में कॉर्लिस वैलेरियन को भी काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने सीधा पूरे ग्रीन काउंसिल को कह दिया कि वो सभी एकदम लायर्स है, एकदम झूठे हैं और वो मक्कार है। कॉर्लिस वैलेरियन के ऐसा कहने के बाद में वहां पर एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म हो गया था, क्योंकि सर मार्स्टन वॉटर्स और सर विलिसफेल का अपने तलवार पे हाथ आ गया था। बट उसके आगे फिर भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कॉर्लिस वैलेरियन सीधा उस मीटिंग को छोड़ के वहां से निकल गए। तो जैसे ही ये भयानक ग्रीन्स की काउंसिल मीटिंग होती है तो उसके बाद में एगोन द सेकंड ने अपनी एक मनमानी शुरू कर डाली। सबसे पहले तो एगोन द सेकंड ने बोरोस बराथियन को हुक्म दे दिया कि वो अपनी स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी लेके सीधा क्राउन लैंड्स में घुस जाए। इसके बाद में हमेशा की तरह क्राउन लैंड्स के 3 हाउसेस, हाउस रॉसबी, हाउस स्टोकवर्थ एंड हाउस डस्केंडेल, ये तीनों हाउसेस एगोन द सेकंड के मनमानी के सबसे पहले शिकार बने। यही कुछ अगले सिर्फ 1 महीने में 1000 स्ट्रॉन्ग की बराथियन आर्मी उन्हें सीधा डरा दिया कि अगर तुम बचना चाहते हो, अगर तुम्हारा कैसल हम सैक करके सबको नहीं मारे ऐसी तुम्हारी इच्छा है, तो तुम्हें हेवी रैंसम आयरन थ्रोन को देनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर एगोन द सेकंड इन तीनों हाउसेस को डराता है, उनसे फिरौती लेता है और उसी के बाद में उसने उनको जिंदा रहने के लिए बख्श दिया। अभी इन तीनों हाउसेस को इस चीज का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बट अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा एक्चुअली लेडी डार्कलिन को आया था, जिनके डस्केंडेल के बंदरगाह को ग्रीन्स ने पूरी तरीके से पहले तबाह किया था। तो अभी लेडी डार्कलिन के पास में जो भी थोड़े बहुत पैसे वगैरह बाकी थे, उसमें वो डस्केंडेल के बंदरगाह को अभी वापस अच्छे से रिपेयर करने लगी थी और उसी के बीच में अभी यहाँ पर एगोन द सेकंड उन पैसों को सीधा उससे छीन रहा था। तो इन तीनों हाउसेस ने काफी सारा सोना बराथियन आर्मी को दिया और वो सभी सोना लेके वो बराथियन आर्मी किंग्स लैंडिंग में 1 महीने में वापस लौटी। और
उसी के बाद में एगोन द सेकेंड ने एक हुक्म दे दिया जिसमें उसने रॉसबी, स्टोकवर्थ और डस्कंडेल के डार्कलिन्स को माफ करने का ऐलान किया। तो एगोन द सेकेंड ने ये सभी हरकतें बहुत ही क्विकली कर दी थी। उसने यही कुछ 25 डेज में बराथीन आर्मी का डर दिखा के 3 हाउसेस से बेंड नी कराया था और तभी जाके उसने उनको माफ किया था। और ये रही एगोन द सेकेंड की एक मैसिव गलती। हाउस रॉसबी, हाउस स्टोकवर्थ और हाउस डार्कलिन के साथ में जो हुआ उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को तो आया ही था, बट उसी के साथ साथ बाकी के जो ब्लैक्स के सपोर्टर हाउसेस थे उनको भी इस इंसल्ट का बहुत गुस्सा आया। नॉर्थ में विंटरफेल, बैरो टाउन और व्हाइट हार्बर की आर्मीज पहले से बनी थी और ये आर्मीज नीचे साउथ में इस समय पर आ ही रही थी। और उन्हें जब पता चला कि एगोन द सेकेंड ने ऐसी हरकत करके कुछ ब्लैक्स के सपोर्टर्स के साथ में ऐसी नाइंसाफी की है तो उस पूरे आर्मी में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। एंड ऑब्वियसली इसका सबसे ज्यादा गुस्सा आता है लॉर्ड क्रेगन स्टार्क को, जो अपनी आर्मी लेके अभी भी इस समय पर नीचे साउथ में आ ही रहे थे। दूसरी तरफ रिवरलैंड्स का इलाका इस समय पर अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ था। उस पूरे रिवरलैंड्स के एरिया को रिवरलैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर पानी की नदियां, पानी की रिवर्स बहती है, बट खून की नदियां भी बही थी। वहां पर पिछले 2 सालों में कुछ बहुत ही भयानक बैटल्स हुई थी और उसी के वजह से वो पूरा एरिया इस समय पर रिकवर हो रहा था। बट जैसे ही रिवरलैंड्स के कुछ कट्टर ब्लैक्स के सपोर्टर्स को पता चला कि रॉसबी, स्टोकवर्थ और डार्कलिन्स के साथ में कैसा हादसा हुआ है, तब उनका भी दिमाग खिसक गया। और उसमें सबसे आगे होते हैं लॉर्ड एल्मो टली ऑफ रिवर रन। लॉर्ड एल्मो टली को जैसे ही पता चला कि ऐसे ब्लैक्स के 3 सपोर्टर्स के साथ में एकदम नाइंसाफी हुई है तो उन्होंने उसी दिन क्विकली अपने सभी रिवरलैंड्स के बैनरमैन को रेवन भेजे और उनको बताया कि अपने सभी मेन एट आर्म्स को इकट्ठा करो। वी हैव टू गेट रेडी, वी आर नॉट डन येट। ये वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ। वी स्टिल फाइट फॉर आवर क्वीन रेनिरा, वी स्टिल फाइट फॉर द ब्लैक्स। रॉसबे, स्टोकवर्थ और डार्कलिन के साथ जो हुआ वो गलत है और वही चीज कभी भी अपने रिवरलैंड्स के साथ में भी हो सकती है। और रिवर रन में जब तक हाउस टली है तब तक वो चीज ये एल्मो टली होने नहीं देगा। पार्ट 2, रिवरलैंड्स एंड वेल असेंबल। जैसे कि हमने जाना कि लॉर्ड एल्मो टली ने रिवरलैंड्स के सभी हाउसेस को एकदम लेटर लिखे थे, रेवन उनको भेजे। तो एक रेवन ऐसे ही आता है रेवंट्री हॉल में। एंड यहाँ पर इस समय पर लॉर्ड है लॉर्ड बेंजीकोट ब्लैकवुड। 13 साल के इस बैड एस टॉल बेंजीकोट ब्लैकवुड ने अब तक अपने क्वीन रेनिरा के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था और अभी इस समय पर अभी वो अच्छे से हाउस ब्लैकवुड के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन पे अच्छे से रूल करने लगा था। यहाँ पर सिर्फ 13 साल के बेंजीकोट को सपोर्ट करने के लिए थी उसकी डेंजरस यंग आंटी एलिसन ब्लैकवुड, यानी कि ब्लैक एली। एल्मो टली का बुलावा आते ही सबसे पहला हाउस जो रिवर रन को आता है वो था हाउस ब्लैकवुड। बट उसके बाद में जो सेकंड हाउस आया वो बहुत ही शॉकिंग रहा एंड ये थे हाउस ब्रैकन। जी हाँ, लिटरली इतिहास में पहली बार और सिर्फ इकलौती बार हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड ने यहाँ पर हाथ मिलाया। अगर आपको याद है तो लॉन्ग टाइम बैक पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स की जो सबसे पहली बैटल हुई थी, यानी कि लेजेंडरी बैटल ऑफ द बर्निंग मिल जो हुई थी, उसके बाद में डेमोन ने सीधा हाउस ब्रैकन पर अटैक किया था और वो वहाँ पर पूरे के पूरे हाउस को जलाने ही वाला था। बट तभी वहाँ पर हाउस ब्रैकन के लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन ने अपने खुद की ज़िंदगी का और अपने फैमिली की ज़िंदगी के लाइफ की भीख मांगी और उसी के बाद में डेमोन ने उनको जिंदा छोड़ा। तो ये हाउस ब्रैकन पहले तो वैसे ग्रीन्स के सपोर्टर थे, बट डेमोन ने जब लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन के पूरे आर्मी को हराकर उनके फैमिली को जिंदा छोड़ा तो लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन एक्चुअली ब्लैक्स के तरफ आ गए थे। वो इस चीज से ही खुश
खुश थे कि डेमन ने उनके फैमिली की जान उस समय पर बख्श दी थी। हम्फ्री ब्रैकन के फैमिली को डेमन ने उस समय पर मारा नहीं, इसीलिए लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन अपने पुराने ऑलमोस्ट 800 से 1000 साल के पुराने राइवलरी को भुलाकर इस समय पर वो हाउस ब्लैकवुड को सपोर्ट करते हैं। तो हाउस ब्लैकवुड हुआ, ब्रैकन हुआ, और इसके साथ साथ आती है वहां पर लेडी सबिता फ्रे, जो कि ब्लैक एली एलिसन की कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड थी। तो लॉर्ड एल्मोट अली के संदेशा देने के बाद में सबसे पहले रिवर रन में जो आर्मी आई थी वो थी हाउस ब्लैकवुड की, देन थी हाउस ब्रैकन, एंड थर्ड आई थी ये हाउस फ्रे की आर्मी। देन ऐसे ही वहाँ पर एक एक करके और भी कई अलग अलग हाउसेस की आर्मीज आती है। इसमें सबसे पहला था हाउस वैंस लेड बाय लॉर्ड ह्यूगो वैंस। देन दूसरा था हाउस डैरी की आर्मी, जिसे लीड कर रहे थे बहुत ही डेडली फाइटर लॉर्ड रोलैंड डैरी। एंड देन देयर वाज हाउस मैलिस्टर ऑफ सी गार्ड की आर्मी, जिसके कमांडर इन चीफ और उस हाउस के लॉर्ड थे लॉर्ड जोरा मैलिस्टर। तो ऐसे कुछ रिवरलैंड्स के मेजर हाउसेस की एक बड़ी सी आर्मी रिवर रन के बाहर अभी आ चुकी थी, और उनका बस एक ही इरादा था कि एगोन द सेकंड को आयरन थ्रोन से हटाया जाए। बट अभी ये जो भी कुछ हुआ वो तो सिर्फ रिवरलैंड्स में हुआ। अभी इसके साथ साथ लेडी ऑफ वेल ने अभी इस समय पर फाइनली ऐलान कर दिया कि वो अभी एक्टिवली डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, और एगोन द सेकंड के खिलाफ उसने सीधा ओपनली बातें करना शुरू कर दिया। उसने भी अपने सभी बैनरमैन को बता दिया कि हम एगोन द सेकंड के खिलाफ है। अब ऐसे मैप देखने पे हमें लगेगा कि नाइट्स ऑफ द वेल की आर्मी इस इलाके में से आराम से रिवरलैंड्स के आर्मी को ज्वाइन कर सकती है, और वो दोनों मिलके आसानी से किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और यही प्रॉब्लम पिछले 1.5 साल से चल रहा था, एंड उसी प्रॉब्लम की वजह से पिछले 1.5 साल से इस हाउस एरिन की आर्मी डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में घुस ही नहीं पा रही थी। एंड दैट वाज इस समय पर वेल के वादियों में और ईरी के आसपास सब जगह पर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरा हुआ था, और उसके वजह से ईरी में आर्मीज को इकट्ठा करना, असेंबल करना, और फिर वहां से अच्छी तरीके से उसे अलग अलग जगहों पे लेके जाना, ये लिटरली इम्पॉसिबल हो गया था। तो पिछले 1.5 साल में मेडन ऑफ द वेल जेन एरिन ने वैसे तो अच्छी खासी नाइट्स ऑफ द वेल की आर्मी जरूर खड़ी की थी, बट उसे वो ब्लैक्स के कॉज में दे ही नहीं पा रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेन एरिन ने एक बहुत ही अच्छा प्लान किया, और ये प्लान था नाइट्स ऑफ द वेल को समुंदर के रास्ते किंग्स लैंडिंग भेजने का। तो इसके लिए मेडन ऑफ द वेल ने पहले ही एक बहुत ही अच्छी चीज सोच के रखी थी। मेडन ऑफ द वेल ने पहले ही ब्रावोस में कुछ एनवॉयज को भेजा था, ताकि वो कुछ ब्रावोस के शिप्स को खरीद सके, और ये जो भी एनवॉयज मेडन ऑफ द वेल ने भेजे थे वो डील करने में सक्सेसफुल भी हुए। तो उस सक्सेसफुल डील की वजह से ही हाउस एरिन ने ब्रावोस से 20 शिप्स को खरीदा, और वो सभी शिप्स आई गल टाउन के बंदरगाह पे, और उन सभी 20 शिप्स में डेंजरस नाइट्स ऑफ द वेल एक एक करके लोड होने लगे, और उनके निशाने पर है किंग्स लैंडिंग। मेडन ऑफ द वेल ने हाउस एरिन के जितने भी बैनरमैन हैं उनसे यही कुछ 100-200 मेन एट आर्म्स की अलग अलग बटालियंस खड़ी कर दी, और वो सभी छोटी मोटी आर्मीज पहुंच गई थी गल टाउन के बंदरगाह पे। तो एक तरीके से यहाँ पर मेडन ऑफ द वेल ने गल टाउन के यहाँ पर 2000 स्ट्रॉन्ग की एक बहुत ही तगड़ी वेल के मेन एट आर्म्स की आर्मी बनाई थी, जिसमें 700 डेडली नाइट्स ऑफ द वेल भी थे। तो मेडन ऑफ द वेल ये सभी चीजें ईरी से बराबर से मैनेज करती है, और जब बैटल होगी उसके बाद में ही मेडन ऑफ द वेल किंग्स लैंडिंग में वगैरह आएगी, ऐसा उसका प्लान था। पार्ट 3 रहना एंड मॉर्निंग। अभी मेडन ऑफ द वेल ने यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस लिए थे वो उसने कई सारे अपने बलबूते ज़रूर लिए, बट उसे उन डिसीजंस को लेने में किसी और का भी सपोर्ट ज़रूर मिला, और इसी सपोर्ट सिस्टम में आती है रेना टारगेरियन, यानी कि बेला टारगेरियन की ट्विन सिस्टर और डेमन और लेना की बेटी। इफ़ यू रिमेंबर, रेना टारगेरियन इस समय पर एक्चुअली ईरी में ही थी, और उसके पास में काफ़ी टाइम से उसका एक ड्रैगन एग भी था। तो उस ड्रैगन एग में से अभी एक बेबी ड्रैगन बाहर आ चुका था, और इस बहुत ही क्यूट पिंक कलर के ड्रैगन का नाम था मॉर्निंग।
तो अभी मॉर्निंग ड्रैगन वैसे काफ़ी छोटा था तो उसे एकदम बैटल में तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते थे, बट अभी ईरे में अभी एक पिंक कलर का मॉर्निंग नाम का ड्रैगन आ चुका है। इस चीज़ के बारे में पूरे रेल्म में सभी को क्विकली पता चलता है और सब जगह पर एकदम शॉकिंग एनवायरनमेंट वापस आ गया। ये चीज़ कुछ ही दिनों में एक्चुअली किंग्स लैंडिंग में भी पता चलती है और इस चीज़ को सुनते ही एगोन द सेकंड की तो एकदम बुरी तरह से फट गई। उसे पहले तो एकदम डर लगता है, बट उसके बाद में ये ड्रैगन की बात सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ब्लैक्स के पास में अभी एक ड्रैगन आ गया है बट उसके पास में अभी कोई ड्रैगन ही नहीं। तो वहां पर एगोन द सेकंड ने एकदम गुस्से में ड्रैगन स्टोन को एक रेवन भेजा और वहां के ड्रैगन मॉन्ट में जितने भी अभी इस समय पर ड्रैगन एग्स रखे गए हैं उनको उसने किंग्स लैंडिंग में लाने का हुक्म दिया। और ये भी एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन रहा जो आगे चल के पूरे सभी के सभी ड्रैगन्स के मरने का एक रीजन भी बना। पागलों की तरह एगोन द सेकंड ने सभी ड्रैगन मॉन्ट के एग्स को किंग्स लैंडिंग में मंगाया और वो जैसे ही सारे किंग्स लैंडिंग में आते हैं तो एगोन द सेकंड अपने माँ एलिसेंट के साथ में मिलकर सातों भगवानों की प्रेयर्स गाने लग गया और सबसे प्रे करके कहने लग गया कि उन एग्स में से कोई ड्रैगन बाहर आए। पहले तो उसने लाइफ में कभी इतनी प्रेयर्स बोली नहीं थी, बट कभी नहीं वो आज एगोन द सेकंड फाइनली ड्रैगन पाने के लिए बार बार सेप्ट में जाने लगा और सातों भगवानों को प्लीड करने लग गया। एगोन द सेकंड को लगने लग गया कि अगर एज ए टारगेरियन किंग उसे फ्यूचर में रूल करना है पूरे वेस्टरोस में तो उसके पास ड्रैगन होना बहुत ही ज़रूरी है और उसी में उसे अपने सनफायर ड्रैगन की भी बहुत याद आती। तो अभी इस समय पर इस बेबी मॉर्निंग ड्रैगन को छोड़ा तो पूरे वेस्टरोस में ही क्या एक्चुअली पूरे नोन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रैगन्स थे। फर्स्ट इज सिल्वर विंग। तो सिल्वर विंग ड्रैगन को हमने लेजेंडरी डांस ऑफ द ड्रैगन्स के फाइट के बाद में वापस कभी देखा नहीं। लास्ट टाइम हमने जब सिल्वर विंग को देखा तभी वो वर्मीथोर के लाश के सामने रो रही थी। सिल्वर विंग को अपने दोस्त के मरने का बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया था और उसके बाद में सिल्वर विंग वहाँ से उड़ के कहीं तो निकल गई। तो अब इस सिल्वर विंग एग्जैक्टली गई कहाँ थी? तो इस चीज़ के बारे में एगोन द सेकंड को भी पता था और एगोन द सेकंड ने ऐसा सोचा भी कि वो थोड़ा सा हील होगा, अच्छे से हेल्दी बनेगा और वो सिल्वर विंग का राइडर बनेगा। बट ये सभी प्लान्स एकदम दूर के प्लान्स रहे। उसे खड़े होने से अभी दिक्कत हो रही थी तो वो सिल्वर विंग को जाके क्या ही पाएगा। तो एगोन द सेकंड को दरबार में रिपोर्ट आया कि सिल्वर विंग इस समय पर रेड लेक के किसी आइलैंड पर है। तो मैप में रेड लेक यहाँ पर आता है। ये एक बहुत ही बड़ा लेक होता है और इस लेक के बीच में यहाँ वहाँ पर कई सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं और उन्हीं आइलैंड्स में से किसी छोटे से आइलैंड पर किसी केव में सिल्वर विंग ने यहाँ बसेरा किया था। एंड दैट इज द लास्ट रिपोर्ट अबाउट सिल्वर विंग। तो मॉर्निंग इस समय पर ईरी में है, दूसरी तरफ सेकंड ड्रैगन इज सिल्वर विंग जो रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय में रेड लेक के एक किसी आइलैंड पर छुपा हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं है। ये बुक में भी हमें रिपोर्ट्स के अनुसार वगैरह ऐसे बताया है, मतलब इट्स जस्ट अ थियरी विच इज टोल्ड टू अस। तो दिस वाज द लास्ट रेफरेंस अबाउट सिल्वर विंग। देन बेबी ड्रैगन मॉर्निंग को छोड़ के सेकंड ड्रैगन जो पूरे नोन वर्ल्ड में है इस समय पर वो है शीप स्टेलर। वो ड्रैगन भी इस समय पर एग्जैक्टली कहां पर है पता नहीं, बट कई लोगों की माने तो शिप स्टीलर और उसकी राइडर नेटल्स सीधा एसोस में कहीं पे तो चले गए, बट एग्जैक्टली वो कहां पर है पता नहीं। कई लोगों के अनुसार वो क्रैकलॉ पॉइंट के कुछ घने जंगलों में भी हो सकती है या फिर कहीं और भी हो सकती है। सो देयर आर मेनी थियरीज अबाउट दैट एज वेल, बट एग्जैक्टली शिप स्टीलर एंड नेटल्स कहां पर है दैट वी डोंट नो। एंड देन लास्टली बेबी मॉर्निंग ड्रैगन को छोड़ के जो थर्ड ड्रैगन इस समय पर पूरे नोन वर्ल्ड में मौजूद है, जो कि एकदम ही काला शैतानी ड्रैगन है, जो इस समय पर आराम से ड्रैगन स्टोन पर राज कर रहा है, वो पूरे ड्रैगन स्टोन का इस समय पर इकलौता ड्रैगन है। पार्ट 4 ग्रीन्स की वॉर काउंसिल। तो अभी एगोन द सेकंड और ग्रीन्स के काउंसिल को ये पता चल ही गया था कि एगोन द सेकंड के खिलाफ
पूरे वेस्टरोस ने वापस हथियार उठा लिए हैं। तो अभी अगर कोई बैटल होने ही वाली है तो उन बैटल्स को कैसे जीता जाए, इसके रिलेटेड ग्रीन्स की वॉर काउंसिल शुरू हो गई। इस मीटिंग में कॉर्लिस वेलेरियन भी होते हैं और सबसे पहले वो सीधा इस मीटिंग में एगोन को प्लीड करते हैं, उसे एकदम अच्छे से सलाह देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ब्लैक्स के साथ में पीस करना होगा, तुम्हें इस तरीके से बैटल में नहीं जाना चाहिए। और सरप्राइजिंगली कॉर्लिस के इस ओपिनियन के हाँ में ग्रैंड मास्टर ओरवाइल भी हाँ मिलाते हैं। वो भी एगोन को सजेस्ट करते हैं कि वी शुड मेक पीस विद ब्लैक्स, हमें कोई भी बैटल करनी नहीं चाहिए। बट देन तभी वहां पर लॉर्ड बोरोस बराथियन दहाड़ते हैं। माय किंग, योर ग्रेस, लेट्स हैव अ बैटल। उनके पास अगर मेन एट आर्म्स है तो मेरे पास भी मेन एट आर्म्स है। हम स्टॉर्म किंग्स किसी के सामने ऐसे ही घुटने नहीं टेकते। हमारे पास यहाँ पर पहले से ही एक बड़ी आर्मी मौजूद है। इसी समय आप साउथ में रेवंस भेजो और साउथ से हाई टॉवर्स टायरेल्स की आर्मी बुलाओ। फिर उसके बाद में लैनिस्टर्स को रेवन भेजो और उनकी आर्मी बुलाओ। मुझे बस इन्हीं कुछ लोगों की जरूरत है और एक बार ये सभी आर्मीज मेरे अंडर आई तो हम सब मिलके इन पूरे ब्लैक्स को खत्म कर देंगे वंस एंड फॉर ऑल। ये सुनने के बाद में एगोन द सेकंड एकदम मुस्कुराता है और उसी में उसको अंधे टाइलैंड लैनिस्टर भी कुछ सलाह देते हैं। वो कहते हैं, योर ग्रेस, लॉर्ड बोरोस इज राइट। मैं अभी के अभी सब जगह पर रेवंस भिजवाता हूँ, बट योर ग्रेस हमें और भी कुछ चीजों का यूज करना चाहिए। हमारे पास अभी इतना सारा सोना तो है ही, तो उसे ही यूज करके क्यों ना हम एसोस से कुछ सेल सॉर्ड कंपनीज को हायर करें। आई थिंक अगर हम लेजेंडरी सेल सॉर्ड कंपनीज ऑफ एसोस की मदद लेते हैं तो ये नॉर्थ से आने वाली आर्मीज हमारे खिलाफ टिक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर एक बहुत ही अच्छी चीज सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो सीधा एसोस के कुछ लेजेंडरी सेल सॉर्ड कंपनीज को हायर करेंगे, जिन्हें अगर तुम पैसे दोगे तो वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तो ये जो भी एसोस की सेल सॉर्ड कंपनीज है, उन्हें अगर ग्रीन्स हायर करते हैं तो वो डेफिनेटली ग्रीन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे। तो अभी ऐसे एकदम एक्सपेंसिव सेल सॉर्ड कंपनीज को हायर करने के लिए एगोन द सेकंड के पास में वैसे काफी ट्रेजर, काफी पैसा भी था। अगर आपको याद है तो एगोन द सेकंड के आयरन थ्रोन के तिजोरी को, आयरन थ्रोन के ट्रेजर को एकदम अच्छी तरीके से लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर ने छुपा के रखा था। ग्रीन्स के इस मास्टर ऑफ कॉइन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर ने उस पूरे सोने को, पूरे आयरन थ्रोन के तिजोरी को एग्जैक्टली कहां पर छुपाया है, उसी चीज को उगलवाने के लिए ही ब्लैक्स के सर लूथोर लार्जेंट ने इस टाइलैंड लैनिस्टर पर बहुत ही बुरे जुल्म किए थे। सर लूथोर लार्जेंट के ही बहुत ही बुरे जुल्म की वजह से टाइलैंड लैनिस्टर अभी टोटली अंधे हो गए थे और उनकी हालत भी अभी बहुत ही खराब थी, बट उनका दिमाग अभी भी एकदम शार्प था। फाइनेंस मिनिस्टर मास्टर ऑफ कॉइन टाइलैंड लैनिस्टर ने अभी एगोन द सेकंड के लिए एकदम अच्छी तरीके से ट्रेजर को किंग्स लैंडिंग में लाया था। तो उसकी वजह से एगोन द सेकंड के पास में इस समय पर एकदम अच्छे खासे पैसे थे। तो अगर वो पैसे देते हैं तो उन्हें सेल सॉर्ड कंपनी जरूर मिल सकेगी। तो इसीलिए यहाँ पर अभी टाइलैंड को लगता है कि ग्रीन्स कुछ एकदम ही बुरे सिचुएशन में नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अच्छे से उनके पैसों को यूज करते हैं तो दे कैन क्रिएट अ फॉर्मिडेबल आर्मी। बट इशू यहाँ पर एक ही था कि उनके पास टाइम ही नहीं था। तो इसी चीज को समझते हुए लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन वापस वहां पर खड़े होते हैं और वहां पर उन्होंने एक ताबड़तोड़ स्पीच दिया। योर ग्रेस, प्लीज अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव द इनफ टाइम। हम अभी हाई टावर्स, लैनिस्टर्स और टायरेल्स को रेवन भेजेंगे, फिर हम एसोस में जाके सेल सॉर्ड कंपनीज को पैसे भेजेंगे, फिर वो सभी आर्मीज को क्रिएट करेंगे और फिर वो सभी आर्मीज इवेंचुअली यहाँ पर आएंगे। बट इन सब को होने में काफी टाइम लगेगा। ये पूरा प्लान वैसे तो मुझे लगता नहीं एकदम अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होगा, बट अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता भी है, हम इन सभी आर्मीज को इकट्ठा करते भी हैं, तो उसको होने के लिए
काफी टाइम लगेगा। ब्लैक्स की आर्मी इस समय पर बनी बनाई है। दे आर मार्चिंग ऑन किंग्स लैंडिंग राइट नाउ। तो हमें अभी के अभी कुछ एक्शन लेनी होगी। प्लीज योर ग्रेस, आप समझिए कि इस समय पर आपको ब्लैक्स के साथ में पीस करना होगा। अगर आप उनके साथ बैटल करते हैं तो हमारे पास इस समय पर इतनी बड़ी आर्मी नहीं है जो उनको फेस कर सके। तो प्लीज आई एम आस्किंग यू अगेन, माय लॉर्ड, योर ग्रेस, आप वापस ब्लैक्स को पार्डन देने के बारे में सोचिए। उन सभी ब्लैक्स को पार्डन दे दो, रेल्म को जोड़ो। दिस इज द टाइम टू हील। आप भी हील होना और पूरे रेल्म को भी हील होने दो। वापस एक बैटल मत करो। आप क्विकली एगोन द यंगर और प्रिंसेस जहेरा की शादी करा दो। यही मेरी गुजारिश है। बूढ़े कॉर्लिस वैलेरियन यहाँ पर अपने दिलो जान से यहाँ पर प्लीड कर रहे थे एगोन को कि बैटल मत करो, बट दूसरे तरफ एगोन को तो इनकी कुछ सुननी ही नहीं थी। एगोन द सेकेंड और ग्रीन काउंसिल के बाकी के कुछ लोग इस कॉर्लिस वैलेरियन के ओपिनियन को एकदम ठुकराते हैं। एगोन द सेकेंड वहाँ पर सीधा बता देता है कि वो कसांड्रा बराथियन के साथ में शादी करेगा और उनके जो बच्चे होंगे वही फ्यूचर एयर होंगे आयरन थ्रोन के तख्त के लिए। वो वहाँ पर वापस कहता है कि एगोन द यंगर को वो वॉल पे भेजेगा, ना कि वो उसे कुछ राजा वगैरह बनाएगा। एगोन द सेकेंड वहाँ पर कॉर्लिस को सीधा बता देता है कि जहेरा और एगोन द यंगर के बीच में कभी शादी नहीं होगी। इसी में यहाँ टाइलैंड लैनिस्टर, जो कि इतने टॉर्चर के बाद में अंधे हो चुके थे, बट अब तक उनके अंदर की भी कमीनेपंती गई नहीं थी। जैसे ही एगोन द यंगर का टॉपिक आता है तो वहां पर लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर कहते हैं, योर ग्रेस, मैं तो कहता हूं कि उस बच्चे एगोन द यंगर को जिंदा ही क्यों रखा है? उसे अभी के अभी मार दिया जाए। वो एक ट्रेटर का बेटा है। उसके माँ ने हमारे साथ क्या क्या किया है देख रहे हो? उसके माँ ने पूरे रेल्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस कमी ने उस छोटे एगोन द यंगर को अभी के अभी काट डालो। उसे जिंदा ही क्यों रखा है? वो मरेगा तो सभी प्रॉब्लम्स ही दूर हो जाएंगे। जैसे ही इस चीज को कॉर्लिस ने सुना तब कॉर्लिस वैलेरियन का भी दिमाग सनक गया। वो चिल्ला उठे, टाइलैंड लैनिस्टर, हाउ डेयर यू! एगोन को मारने की बात तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो? अपनी जुबान को संभालो, अपने वर्ड्स को पीछे लो, नहीं तो मुझसे तुम्हारा पंगा है। यू फूल्स, यू लायर्स एंड यू ओथ ब्रेकर्स! तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं जा रहा हूं। इतने टाइम तक कॉर्लिस वैलेरियन हमेशा ग्रीन्स काउंसिल में एकदम शांत रहते, बट इस बार बूढ़े कॉर्लिस वैलेरियन ने ऐसी दहाड़ मारी कि कुछ टाइम के लिए सभी की फट गई। कॉर्लिस वैलेरियन ने वहां पर सबको एक डेथ स्टेयर दिया और वो ग्रीन्स के वॉर काउंसिल को छोड़ के निकल गए। उनके जाने के बाद में एगोन द सेकेंड बोरोस बराथियन को सीधा कह देता है, स्टॉर्म किंग बोरोस, आप तो इतने पावरफुल हो, क्या आप इस बुढ़े को कभी खत्म कर पाओगे? ये बुढ़ा है ना, बहुत भौंकता है। आप मेरे लिए इस बुढ़े को कभी तो खत्म कर देना। तभी वहां पर लैरी स्ट्रॉन्ग कहता है, योर ग्रेस, डोंट फॉरगेट, एलिन वैलेरियन इस समय पर ड्रिफ्ट मार्क पर है और उसके पास अभी भी बहुत बड़ी वैलेरियन फ्लीट है। तो आप ऐसे कॉर्लिस वैलेरियन को मारने के बारे में मत सोचो। वो बूढ़ा साला कमीना जरूर है, बट उसके पावर के वजह से ही किंग्स लैंडिंग का बंदरगाह इस समय पर सेफ है। अगर उनको कुछ हुआ तो वैलेरियन फ्लीट किंग्स लैंडिंग से गायब होगी और किंग्स लैंडिंग पर कोई भी समुंदर के रास्ते हमला कर सकता है। तो प्लीज आप इस बुढ़े कॉर्लिस को मत मरवाना। उस बुढ़े कॉर्लिस का बाल भी बांका हुआ तो हम अलग ही प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। सो योर ग्रेस, मेरी गुजारिश है, लॉर्ड कॉर्लिस को मारने के बारे में एटलीस्ट अभी तो मत सोचना। इफ वी किल द ओल्ड स्नेक कॉर्लिस देन वी लूज द यंग वन।
यो ग्रेस, कॉर्लिस जैसा चाहता है वैसा बोल दो ना, उसमें बड़ी बात क्या है? बस बोल दो कि हाँ, प्रिंस एगोन द यंगर और जहेरा की शादी मैं कराऊंगा, मैं उस चीज को मंजूरी देता हूँ, बस बोल दो ऐसा। बट बोलने से क्या होता है? गिव हिम हिज बिट्रोथल, बट बिट्रोथल यानी कि शादी नहीं होती, और ना ही कोई प्रिंस किंग होता है। तो बोल दो हाँ, मैं एगोन और जहेरा की शादी कराऊंगा, जैसा कॉर्लिस चाहे वैसे ही एगोन द यंगर को हेयर टू द थ्रोन भी बना डालो, क्या होगा उससे? इतिहास में जरा झांक के देखो, कई सारे एयर्स बनाए गए बट उन्हें कभी भी आयरन थ्रोन का तख्त ही नहीं मिला। मैनी एग्जाम्पल्स योर ग्रेस, मैनी एग्जाम्पल्स। सो ड्रिफ्टमार्क और इन कमीने वेलेरियंस को हम बाद में संभालेंगे, अभी हमें उनकी जरूरत है और इसीलिए हमें उनकी बातें माननी चाहिए। बट जिस दिन हमें उनकी जरूरत नहीं है उस दिन उनको हम सीक्रेटली काट देंगे। जब अपने सभी दुश्मन एक एक करके खत्म होंगे तब हम आसानी से एकदम एंड में इस वेलेरियंस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। बट योर ग्रेस, वो दिन आज नहीं, वी हैव टू वेट फॉर इट। तो अभी इस कॉर्लिस वेलेरियन को मारने मिटाने की बातें मत करो, उन बातों को अपने मन में छुपा के रखो, हम उस चीज को बाद में सॉल्व करेंगे। हमें टाइम से और पेशेंस से काम करना पड़ेगा और इस कॉर्लिस वेलेरियन से थोड़ी सी आराम से ही बात करनी होगी। जैसे ही यहाँ पर लैरिस ने ये मोनोलॉग मारा तो ग्रीन्स काउंसिल में सभी के होश उड़ गए थे। बोरोस बराथियन ने ये सब सुन के तो वहाँ पर 3-4 ग्लासेस वाइन के पी डाले और इवन एगोन द सेकंड शॉक्ड हो गया। उसने लैरिस के सभी बातों को माना और सीधा कहा कि तुम जो कहोगे वही होगा और वो कॉर्लिस वेलेरियन से समझौता ज़रूर करेगा। सही में ये लैरी स्ट्रॉन्ग मतलब कैसा कमीना शातिर बंदा है। वैसे तो मशरूम कई बार एकदम ही नॉनसेंस वाहियात बातें अपने बुक में लिखता आया, बट उसने यहाँ पर लैरिस के बारे में एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी थी। मशरूम ने लैरी स्ट्रॉन्ग के बारे में कहा था, लैरिस जैसा एब्सोल्युटली डिवियस एंड कनिंग एकदम कमीना शातिर बंदा कभी भी वेस्टरोस ने उस समय तक नहीं देखा था। मशरूम कहता है कि लैरिस के मुंह में से शब्द ऐसे निकलते थे कि मानो उसके मुंह से शब्द नहीं बट हनी निकल रहा हो, और वो शब्द भी एकदम सुनने के लिए हनी के तरह ही एकदम स्वीट लगते हैं और कोई भी उसे मान लेता। बट उस हनी में हमेशा जहर होता, और वैसे ही इवन लैरिस के बातों में भी कुछ सीक्रेट प्लान्स होते, उसके बातों में भी कुछ जहरीली चीज़ें होती। सो ऐसे सब चीज़ों के बाद में इवेंचुअली ब्लैक्स काउंसिल यहाँ पर एग्री करता है कि उन्हें कॉर्लिस वेलेरियन के बातों को मानना पड़ेगा। इवेंचुअली लैरी स्ट्रॉन्ग कॉर्लिस वेलेरियन से मिलने के लिए जाता है और वो सीक्रेटली उनके साथ में कुछ तो मीटिंग करता है, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पर वो अपने हनी कोटेड एकदम जहरीले शब्द कुछ बोलता है। बट अभी एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में वहाँ पर उस मीटिंग में क्या हुआ यह हमें पता नहीं, बट इस मीटिंग को होते हुए कुछ लोगों ने ज़रूर देखा। तो लैरिस तो काउंसिल मीटिंग में से निकल गया था और उसकी कॉर्लिस के साथ में एक अलग से मीटिंग हुई, बट दूसरी तरफ एगोन द सेकंड की ग्रीन काउंसिल की मीटिंग शुरू रहती है और उसमें एगोन द सेकंड टाइलैंड लैनिस्टर की बात मानते हैं। वहाँ पर सर टाइलैंड के बातों में आकर उसने वहाँ पर सर टाइलैंड लैनिस्टर और सर मास्टन वाटर्स ऐसे दोनों को भी एसोस जाने का हुक्म दे दिया ताकि वो वहाँ पर जाकर कुछ सेल सॉर्ड्स को हायर कर सके और उनके आर्मी को लेके किंग्स लैंडिंग में आ सके। तो अगले ही दिन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर और सर मास्टन वाटर्स निकलते हैं सीधा एसोस के तरफ। कई सारे पैसे लेके वो जाते हैं और उनका एम होता है कुछ सेल सॉर्ड कंपनी को हायर करे और उनको वो किंग्स लैंडिंग में ला सके एगोन द सेकंड के लिए। पार्ट 5 द लैड्स। तो एगोन द सेकंड की ग्रीन काउंसिल जैसे किंग्स लैंडिंग में शुरू थी, वैसे ही दूसरे तरफ ब्लैक्स ने भी अभी मन बना लिया था कि वो किंग्स लैंडिंग में घुस के अटैक करेंगे और उसे जीतेंगे। ब्लैक्स के सपोर्टर्स को अभी आयरन थ्रोन को जीतना था उनके मरे हुए क्वीन रेनिरा के लिए।
विंटरफेल से यही कुछ 10,000 स्ट्रॉन्ग भयानक नॉर्दर्न मैन से बनी हुई आर्मी इस समय पर नेक के इलाके में पहुंच गई थी, लेड बाय वन एंड ओनली क्रेगन स्टार्क। वैसे ही वेल में गर्ल टाउन के एरिया में 3,000 स्ट्रॉन्ग मेन एट आर्म्स इंक्लूडिंग 700 डेंजरस नाइट्स ऑफ द वेल, ऐसी एक आर्मी बनाई गई थी, led by, welcome to the story, new characters, Lord Leowen Corbray and his younger brother Sir Corwin Corbray। लियोविन वैसे एकदम शातिर बंदे थे, वो थोड़े से पॉलिटिकल मास्टरमाइंड थे, बट कॉर्विन कॉर्ब्रे मतलब बहुत ही डेडली फाइटर था और उसके पास थी हाउस कॉर्ब्रे की फेमस लेजेंडरी सॉर्ड लेडी फॉरलॉन। तो कॉर्ब्रे ब्रदर्स 3,000 स्ट्रॉन्ग की वेल की आर्मी लेके एकदम अच्छी तरीके से गर्ल टाउन के एरिया में से ब्रावो सी शिप्स पर बैठकर अभी किंग्स लैंडिंग के तरफ निकल गए थे। तो ये तो हुई दो आर्मीज, बट इन दोनों आर्मीज से ज़्यादा अभी इस समय पर किंग्स लैंडिंग को खतरा था रिवरमैन का। रिवरलैंड्स की मैसिव डेंजरस आर्मी इस समय पर ट्राइडेंट के एरिया में आ चुकी थी। जैसे हमने पहले एक पार्ट में जाना कि उन्हें इकट्ठा किया था लॉर्ड एल्मो टली ने, बट एक बहुत ही ट्रैजिक चीज़ लॉर्ड एल्मो के साथ होती है, एंड दैट इज़ किंग्स लैंडिंग पर मार्च शुरू करने के यही कुछ 5 दिन पहले उनकी ट्रेजिकली हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिर्फ 5 दिनों में किंग्स लैंडिंग पर वॉर करने के लिए जाना है और अचानक से रिवरलैंड्स के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान लॉर्ड एल्मो टली की मौत हो गई थी और उसके वजह से सब जगह पर खलबली मच गई। अभी इस बड़े आर्मी को लीड कौन करेगा? एंड तभी एंटर होता है लॉर्ड एल्मो टली का 24 साल का बेटा कर्मिट टली, जो इस समय पर रिवर रन का नया लॉर्ड बना और उसके कंधे पर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इस सिर्फ 24 साल के कर्मिट को अभी इस मैसिव आर्मी को लीड करना था और इस बहुत ही टफ सिचुएशन पे कर्मिट टली ने सबको दिखा दिया कि ही इज रेडी टू लीड द आर्मी। अभी ये कर्मिट टली मतलब एकदम ही यंग एंड क्रेजी किस्म का बंदा था। वो अब तक तो एकदम बिंदास यहाँ वहाँ पर शिकार करता, एकदम मज़े करता अपने ज़िंदगी के, पर उसके पापा के अचानक मरने के वजह से अभी उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। बट उसने सभी रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स के सामने एक ऐसा ताबड़तोड़ स्पीच दिया और सबको कन्विंस किया कि वो इस आर्मी को लीड करने के लिए रेडी है। उसने सबको वहाँ पर बता दिया कि यही उसका मौका है पूरे रिवरलैंड्स को प्रूव करने का कि वो कितना तगड़ा वॉरियर है और वो कितना अच्छा पूरे रिवरलैंड्स के लिए लॉर्ड बन सकता है। और तो और उसने दहाड़ मार के सबको बता दिया कि ही वांटेड टू प्रूव दैट रिवरलैंड्स के जो मैन हैं वो पूरे वेस्टरोस में टफेस्ट एंड डेडलीस्ट फाइटर्स भी हो सकते हैं। तो हमेशा से ही रिवरलैंड्स का जो इलाका है उसे थोड़ा सा नीचा समझा जाता है। अगर हम पावरफुल आर्मीज की वगैरह बात करते हैं तो बाकी कई सारे रीजन्स की आर्मीज हमेशा रिवरलैंड्स की जो आर्मीज है उसके ऊपर रेट की जाती है। तो इस चीज का भी कर्मिट टली को काफी गुस्सा था और जैसे ही वो यहाँ पर लॉर्ड बनता है तो इस 24 साल के बंदे ने सबको मोटिवेट करते करते जोश में बता दिया कि हम सबको प्रूव करके दिखाएंगे कि टलीज एंड रिवरलैंड्स के लोग अभी भी पावरफुल है और वो कोई भी बैटल जीत सकते हैं। ऐसी कुछ बहुत ही दमदार बातें वहाँ पर ये 24 साल का कर्मिट टली करता है और उसके वजह से रिवरमैन के अंदर एक अलग सा जोश वापस आ गया, जबकि सिचुएशन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। इसी में कर्मिट टली का यहाँ पर और एक सपोर्टर भी था, एंड दैट इज उसका सिर्फ 2 साल से छोटा भाई 22 साल का ऑस्कर टली। अभी कर्मिट तो हमने देखा कि ये कैसा यंग एंड डैशिंग है, बट उसका ये 22 साल का भाई ऑस्कर टली मतलब और भी पगला। ये बंदा सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नाइट बना था और सिर्फ 16 साल के उम्र से ही वो पूरे टली आर्मी का कमांडर इन चीफ रहा था। तो यू कैन इमेजिन ये कितना डेंजरस बैटल कमांडर होगा कि उसके पापा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरे रिवरलैंड्स के आर्मी को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। सो इस समय पर ये यंग लॉर्ड कर्मिट टली और उसका डेडली छोटा भाई ऑस्कर टली, उनकी यही कुछ 1000 मेन एट आर्म्स की एकदम स्ट्रॉन्ग टली आर्मी वहां पर इकट्ठा की थी। और इसी में हम बाकी
हाउसेस के आर्मी को भी जोड़ते हैं, यानी कि हाउस ब्लैकवुड की आर्मी, हाउस मैलिस्टर, हाउस फ्रे, हाउस वैंस, हाउस ब्रैकन, हाउस डैरी, ऐसे कुछ बहुत ही तगड़े तगड़े रिवरलैंड्स के हाउसेस के आर्मी को हम इकट्ठा करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 3 से 3.5 हजार की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। इसमें ज्यादातर वैसे नाइट्स नहीं थे, यही कुछ 600 से 700 ही नाइट्स होंगे, बट ये आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग जरूर थी। अभी इस आर्मी के मेन कमांडर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्कर टली तो एकदम कमांडर इन चीफ था, वही पूरे आर्मी को कैसे यूज करना है उसका फाइनल कॉल लेगा, और उसके बाद में वहां पर उसका भाई कर्मिट भी था, एंड देन देयर वाज बेंजिकॉट ब्लैकवुड। तो अगर आप इन तीनों को गौर से समझते हो तो यू कैन जस्ट सी कि ये तीनों भी एकदम ही यंग है, एकदम यंगस्टर्स है, और इसी वजह से इन तीनों को सब लोग कहने लगते हैं द लैड्स। तो अभी इस पूरे आर्मी की लीडरशिप तो लैड्स के पास में थी, बट उसी के साथ साथ लैड्स में से बेंजिकोट की सिस्टर ब्लैक एली भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसकी गर्लफ्रेंड सबिता फ्रे भी इन्वॉल्व थी। ह्यूगो वैंस, रोनाल्ड डैरी, जोरा मैलिस्टर, ये तीनों भी अपने कुछ अलग अलग बटालियंस को हैंडल कर रहे थे, और इस तरीके से ये 3000 मैन एट आर्म्स की बनी हुई स्ट्रॉन्ग रिवरमैन की आर्मी धीरे धीरे करके किंग्स लैंडिंग के तरफ निकल गए थे। जैसे जैसे ये आर्मी किंग्स लैंडिंग की तरफ आने लगती है, तभी ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद में रेड कीप में भी इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि कुछ रिवरमैन की आर्मी सीधा किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए आ रही है। सो किंग्स लैंडिंग से भी बोरोस बराथियन अपनी स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी एकदम अच्छी तरीके से इकट्ठा करते हैं। उनके पास भी इस समय पर ऑलमोस्ट 4300 मैन एट आर्म्स थे। उनके पास यही कुछ 800 एकदम ही तगड़े स्टॉर्मलैंड के इलाके के नाइट्स भी थे। तो इस तरीके से यही कुछ 5000 मैन एट आर्म्स की बोरोस बराथियन की आर्मी थी। वैसे तो सर पर्किन द फ्ली के यही कुछ 800 गटर नाइट्स भी थे, बट सर पर्किन द फ्ली और वो सभी गटर नाइट्स एक्चुअली इस आर्मी में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वो सभी गटर नाइट्स और सर पर्किन द फ्ली खुद अभी इस समय पर सिटी वॉच के मेंबर्स थे। तो इसीलिए सर पर्किन किंग्स लैंडिंग में ही रुकते हैं सिटी वॉच को संभालने के लिए, और उनके सभी गटर नाइट्स भी इस समय पर किंग्स लैंडिंग में ही रुकते हैं। तो स्टॉर्मलैंडर्स के 4000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी जिसमें 700 नाइट्स है, उसमें और 1000 लोग ऐड होते हैं 3 हाउसेस के वजह से, एंड दैट इज एगोन द सेकंड ने रिसेंटली हासिल किए हुए हाउसेस, मतलब हाउस रॉसबी, हाउस स्टॉकवर्थ और हाउस डार्कलिन ऑफ डस्केंडेल। तो इन सभी हाउसेस ने भी यही कुछ 300-400 मैन एट आर्म्स इस आर्मी को जोड़े, और एक्चुअली हाउस डार्कलिन को लेके खुद लेडी डार्कलिन यानी कि मेरेडिथ डार्कलिन आई थी। तो यही कुछ इनके अगर हम 1000-1200 मैन एट आर्म्स पकड़ते हैं तो ओवरऑल स्टॉर्मलैंडर्स और बाकी सब मिलाकर लॉर्ड बोरोस बराथियन के अंडर इस समय पर यही कुछ 5500 की आर्मी इकट्ठा हुई थी, और दूसरे तरफ थी यही कुछ 3300 के आसपास की रिवरमैन की आर्मी। तो ऑन पेपर अगर हम देखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी वैसे बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ी है कंपेयर टू रिवरमैन की आर्मी, बट अभी आने वाले बैटल में एग्जैक्टली क्या होगा, लेट्स गेट टू नो दैट इन द नेक्स्ट पार्ट 6 द मडी मेस। किंग्स लैंडिंग से सिर्फ 2 दिनों का पश्चिमी इलाके में ट्रैवल करने के बाद में एक जो इलाका आता है, उस इलाके में होता है एक फेमस फेस ऑफ, द लैड्स वर्सेस बोरोस बराथियन। जैसे ही इन दोनों आर्मीज का इस इलाके में फेस ऑफ होता है तो एक्चुअली उसी समय पर वहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही थी। ऐसा नहीं था कि एकदम तूफानी बारिश था, बट एक्चुअली पिछले 4-5 दिनों में उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी, और उसी की वजह से ये जो किंग्स रोड का एक इलाका जो था वो पूरा कीचड़ से भर गया था, वो टोटली मडी हो गया था, और उस मडी इलाके में ही इन दोनों आर्मीज का यहाँ पर फेस ऑफ हो गया। अभी कितना भी कीचड़ क्यों ना हो, कितनी भी यहाँ वहाँ पर बारिश क्यों ना शुरू हो, ये चीज़ें इन दोनों आर्मीज को रोकने से रह गई।
सबसे पहले बोरोस बराथियन ने अपने बटालियंस को सीधा डायरेक्टली हेड ऑन चार्ज करने का हुक्म दे दिया और गोल्डन ड्रैगन्स के बैनर लिए बराथियन आर्मी सीधा घुस जाती है रैनीरा का क्वार्टेड बैनर लेके खड़े रिवरमैन के बटालियन में। इट इज टाइम फॉर येट अनदर बैटल, जिसे इतिहास के पन्नों में वैसे तो ऑफिशियली लिखा गया है दैट इज द बैटल ऑफ द किंग्स रोड, बट उसे ज्यादातर स्मॉल फोक हमेशा याद रखते हैं उस बैटल के निकनेम से द मडी मेस। कीचड़ में मड में किया गया एक भयानक बैटल, द लैड्स ऑफ द रिवरलैंड्स वर्सेस द स्टॉर्मलैंडर्स। अभी रिवरमैन की ये जो आर्मी थी उसके कमांडर्स वैसे तो लैड्स ही थे, बट उनकी जो आर्मी थी उनमें भी कई सारे यंगस्टर्स थे। हमने इसके पहले के कई सारे बैटल्स में देखा था कि कई सारे रिवरमैन के एकदम अच्छे अच्छे मेन एट आर्म्स बहुत ही डेडली डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बैटल्स में मारे गए थे, और कई सारे मेन एट आर्म्स ऐसे भी थे जो इंजुरीज में से वगैरह उभर के आ रहे थे, वो फुल्ली फिट इस बैटल के लिए वैसे नहीं थे। और उसी की वजह से इस बैटल में रिवरलैंड्स के जो भी हाउसेस के मेन एट आर्म्स वगैरह थे वो कंपेयर टू स्टॉर्मलैंडर्स थोड़े से कमज़ोर ज़रूर थे। लैड्स इस समय पर थोड़ा क्यों ना हो बैकफुट पर ज़रूर थे। दूसरे तरफ स्टॉर्मलैंडर्स मतलब स्ट्रॉन्ग मैन टू मैन फाइटर्स, और उनके पास काफ़ी एडवांटेज था क्योंकि वो बहुत ही बड़े मैसिव लोग थे और वो एकदम हेल्दी भी थे। जैसे ही ये बैटल शुरू हो गई तो स्टॉर्मलैंडर्स के मेन एट आर्म्स ने रिवरलैंड्स के मेन एट आर्म्स को एक एक करके तबाह करना शुरू कर दिया। मैसिव लैंस, मेस और एक्स जैसे हथियारों से ये डेंजरस स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी एकदम कीचड़ में रिवर रन के आर्मी को यहाँ वहाँ पर काटना शुरू करते हैं। इस अर्ली स्टेजेस ऑफ बैटल्स में स्टॉर्मलैंडर्स का पगड़ा काफ़ी भारी रहा था और वो एकदम अच्छी तरीके से कई सारे रिवरमैन के बटालियन में एकदम घुसने लग गए थे। बट इसी चीज़ को लैड्स चाहते थे, यही चीज़ ऑस्कर टली चाहता था। स्टॉर्मलैंडर्स आर डेफिनेटली डेंजरस, बड़े बड़े मैसिव भयानक 1v1 फाइटर्स, बट रिवरमैन की भी एक ताकत है, उनके डेडली आर्चर्स। रिवरमैन की एक 700 खतरनाक आर्चर से बनी हुई एक बटालियन थी और इसे लीड कर रही थी ब्लैक एली, एलिसन ब्लैकवुड। ब्लैक एली को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे डेंजरस बिली बर्ली एंड लेडी सबिता फ्रे। रिमेंबर दिस बिली बर्ली, दिस इज द सेम गाय जिसने एकदम दूर से इंजर्ड टेसारियन के तरफ 3 एरोज को छोड़ा था और उन तीनों एरोज ने उस टेसारियन को मार गिराया था। तो ये बिली बर्ली मतलब एकदम ही लेजेंडरी आर्चर था और वो यहाँ पर ब्लैक एली, एलिसन ब्लैकवुड और लेडी सबिता फ्रे को एकदम यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। इन तीनों के अंडर 3 अलग अलग डेंजरस बटालियंस थी और ये तीनों मिलके अपने बटालियंस को एकदम अच्छी तरीके से यूज करते हैं, और उसी वजह से अभी चल रहे बारिश में एरोज की भी बारिश हो गई। देखते ही देखते स्टॉर्मलैंडर्स के कई सारे मेन एट आर्म्स की लाशें बिछनी शुरू हो गई और किंग्स रोड के इस बैटल के कीचड़ में अभी खून भी मिक्स होने लग गया था। स्टॉर्मलैंडर्स के मेन एट आर्म्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस कीचड़ में वो आगे से आने वाले रिवरमैन को मारे या फिर ऊपर और आजू बाजू से आने वाले अचानक से एरोज से वो अपने आप को संभाले। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था सामने वाले सोल्जर को मारूं या दूर से आने वाले एरोज से अपने आप को बचाओ। इसी प्रॉब्लम में स्टॉर्मलैंडर्स फंस गए थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ही उनके ही लाइफ को रिवरमैन सॉल्व करने लग गए। एक एक करके स्टॉर्मलैंडर्स बहुत ही बुरी तरीके से मरने लग गए थे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होने लग गए। बट स्टॉर्मलैंडर्स के पास में एक खतरनाक हथियार था एंड दैट इज बोरोस बराथियन। अभी ये लॉर्ड बोरोस बराथियन मतलब कोई मामूली इंसान तो था नहीं, ही वॉज अ स्टॉर्म किंग, और वो जितना तगड़ा नाइट था, जितना तगड़ा फाइटर था, उतना ही खतरनाक बैटल कमांडर भी था। उसने अपने सभी बटालियंस को एकदम अच्छी तरीके से रिग्रुप होने का ऑर्डर दिया और उनके वजह से ही स्टॉर्मलैंडर्स के मेन एट आर्म्स वापस रिवरमैन
के मेन एट आर्म्स पर हावी होने लगे। बारिश अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, बट सब जगह पर ऑब्वियसली मड जरूर था। बट बारिश खत्म होने की वजह से कहाँ से एरोज वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में स्टॉर्मलैंडर्स को पता चलने लग गया और उन एरोज से वो अपने आप को अच्छे से बचाने लग गए। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डिफेंस अच्छा होने लग गया, वापस से इस मड़ी मेस में स्टॉर्मलैंडर्स एकदम भयानक तरीके से अलग अलग रिवरमैन को काटने लग गए। और इसी में हमें ये बात भी जाननी है कि एक्चुअली रिवरमैन की आर्मी कंपेयर टू स्टॉर्मलैंडर्स कम भी है। यहाँ पर अभी क्लियरली एक तरीके से नंबर गेम पिक्चर में आने लग गया। मड़ी मेस में जब भी रिवरमैन डायरेक्टली स्टॉर्मलैंडर्स के खिलाफ लड़ते हैं तो वो हमेशा रिवरमैन कम रहते हैं और उसके वजह से तगड़े स्टॉर्मलैंडर्स रिवरमैन पे हावी होने लग गए। इसी में एक्चुअली यहाँ पर लॉर्ड बोरोस बराथियन की एक बहुत ही तूफानी फाइट होती है लॉर्ड रोलैंड डैरी से, और बोरोस बराथियन ने रोलैंड डैरी का सर फोड़ दिया। जैसे ही ये हुआ तो पीछे से लॉर्ड जोरा मैलिस्टर एक्चुअली अटैक करते हैं लॉर्ड बोरोस बराथियन पे, बट वापस नतीजा सेम निकला। लॉर्ड बोरोस ने जोरा मैलिस्टर का भी सर फोड़ दिया और उसके बाद में रिवरमैन की काफी फट गई। अभी रिवरमैन काफी प्रॉब्लम में फंसने लग गए थे और बैटल अभी क्रिटिकल स्टेज पे आ चुकी थी। एंड देन तभी इस बैटल का एक लेजेंड उभर के आया, बेंजिकुट ब्लैकवुड, और उसने मड़ी मेस में एक अलग ही कोहराम बरसाया। ये लौंडा, ये लैड मतलब सिर्फ 13 साल का बट ऑलमोस्ट 6 फीट 3 इंचेस टॉल। बेंजिकोट एकदम लीन था, क्विक था और उसने सिंगल हैंडेडली तगड़े तगड़े स्टॉर्मलैंडर्स को काटना शुरू कर दिया। जो मर्ड सभी नाइट्स और मेन एट आर्म्स के लिए एक परेशानी बन चुका था, उसी मर्ड को बेंजिकोट ब्लैकवुड ने अपना एक एडवांटेज बनाया और कीचड़ को उछल उछल कर वो स्टॉर्मलैंडर्स को मारने लग गया। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए तलवार से स्टॉर्मलैंडर्स को खत्म करने लग गया और उसके इस भयानक अंदाज को देख के इवन बाकी सभी रिवरमैन में भी अलग सा जोश आ गया। जैसे ही एक तरफ बेंजी ये सब कर रहा था तो दूसरी तरफ ऑस्कर टली और कर्मिट टली, उन दोनों ने दहाड़ मार के अपने रिवरमैन को मोटिवेट किया। अचानक से रिवरमैन का मोरल बूस्ट हो गया। इस कीचड़ के बैटल में, इस डेंजरस मड़ी मेस में लड़ते लड़ते बेंजिकोट का पूरा बॉडी खून और कीचड़ से ढक गया और उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। उसके पूरे बॉडी पर कीचड़ और ब्लड ही ब्लड था। इट वॉजंट बेंजिकोट एनीमोर, इट वॉज ब्लडी बैन, जिसके ऊपर खून का भूत सवार था। ब्लडी बैन इस समय पर खून का प्यासा था और उसने देखते ही देखते बराथियंस के 3 बटालियंस को बस अपने बलबूते पर खत्म कर दिया था। इस डेंजरस मिशन में उसे उसके बटालियन ने और बिली बर्ली के आर्चर्स और क्रॉसबोमैन ने उसे काफी मदद की। ब्लडी बैन के वजह से इस बैटल का रुख बदल रहा है, मोमेंटम चला जा रहा है। इस चीज को जैसे ही लॉर्ड बोरोस बराथियन देखते हैं तो वो अपना जोर से एक वॉर हॉर्न बजाते हैं और ये वॉर हॉर्न मतलब एक सिग्नल था, एक संदेशा था पीछे के कुछ बटालियंस के लिए, जो कि थी एक्चुअली हाउस रॉसबी, हाउस हेफर्ड, हाउस स्टॉकवर्थ एंड हाउस डार्कलिन। वॉर हॉर्न मतलब एक तरीके से उनको फाइट करने का एक हुक्म था, बट यहाँ पर वापस एक बड़ा धोखा हुआ। हमने तो जाना ही था कि ये जो भी 4 हाउसेस अलग से थे वो ना चाह के भी एगॉन द सेकंड के सामने घुटने टिकाते हैं, जबकि वो मन ही मन एक्चुअली हमेशा से ब्लैक्स के लॉयलिस्ट रहे। सो जैसे ही लॉर्ड बोरोस बराथियन वॉर हॉर्न बजा के उनसे मदद मांगता है, हाउस डार्कलिन ने अचानक से साइड चेंज कर दी और ये साइड चेंज करने का हुक्म दिया था लेडी मेरेडिथ डार्कलिन ने। डार्कलिन मेन एट आर्म्स भी खुद ही शॉक्ड होते हैं। वो उस समय पर एक्चुअली कुछ बराथियन सोल्जर्स के साथ में रहते हैं, बट जैसे ही लेडी मेरेडिथ का ये हुक्म आया तो वो वैसे ही डार्कलिन्स के हथियार
आगे से सीधा साइडवेज होते हैं और बराथियंस मैन एट आर्म्स के गले में घुसने शुरू हो गए। हाउस डार्कलिन के 400-500 मैन एट आर्म्स ने ही यही कुछ 800 बराथियंस के मैन एट आर्म्स को काट दिया। तो उनके लीडरशिप में इवन रॉसबीज, स्टॉकवर्ट्स और हेफर्ड्स, उन तीनों ने भी ग्रीन्स के खिलाफ एक बगावत की और रैनीरा के नाम के नारे लगाते हुए उन्होंने बराथियंस को काटना शुरू कर दिया। अभी इसके आगे तो क्या ही बताए। देखते ही देखते जो बैटल इतने समय से एक टफ बैटल चल रही थी, इट वॉज अ 50-50 बैटल, कोई भी जीत सकता था ये मड़ी मैस। बट लेडी मेरेडिथ डार्कलिन के इस अचानक से साइड चेंज करने के डिसीजन के बाद में ये बैटल मतलब एक टोटल डिस्ट्रक्शन बनी। इतना टाइम बोरोस बराथियन ने भी काफ़ी तगड़ा अटैक किया था, बट इस हाउस डार्कलिन के बगावत की वजह से वो भी क्या ही कर सकते थे। बोरोस बराथियन एकदम अच्छी तरीके से लड़ते रहते हैं, उनकी बटालियन अभी भी स्ट्रांग होती है, उनके बटालियन में कई सारे स्टॉर्मलैंडर्स के एकदम डेडली नाइट्स भी होते हैं, बट इट वॉज टू मच टू हैंडल फॉर देम। सब जगह पर अलग अलग जो भी बराथियंस के सपोर्टर्स होते हैं वो एक एक करके सरेंडर करने लगते हैं और ऐसे करते करते इवेंचुअली सेंटर में सिर्फ लॉर्ड बोरोस बराथियन जिंदा होते हैं। कुछ टाइम तक ब्लैक आली, सबिता फ्रे और बिली बर्ली के बटालियन ने एरोज की बौछार कर दी बोरोस बराथियन और उनके कुछ सपोर्टर्स पे, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके लॉर्ड बोरोस बराथियन की जो बची कुची आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट बटालियन ऑफ बराथियन आर्मी थी वो भी एकदम ढेर हो गई। फाइनली एक बहुत ही फेमस फेस ऑफ का मोमेंट आता है जिसमें बोरोस बराथियन एकदम घुटने पे गिरे हुए थे। उनके बहुत ही खतरनाक बराथियन आर्मर में यहाँ वहाँ पर एरोज घुसे थे और उनका पूरा आर्मर, उनका हेलमेट बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज था। उन्होंने अब तक 100 से भी ज़्यादा अलग अलग वेपन्स के अटैक को झेला था, बट फिर भी वो इस समय पर जिंदा थे और उन्होंने दिखा दिया कि वो स्टॉर्म किंग लॉर्ड बोरोस बराथियन क्यों है। बोरोस अपने घुटनों पर गिरे हुए थे और वो अपनी आखिरी सांसें ही ले रहे थे। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और वो नीचे कीचड़ में देख रहे थे और तभी वहाँ पर आते हैं लैड्स, कर्मिट टली एंड ऑस्कर टली, यानी कि द टली ब्रोज। वहाँ पर कर्मिट और ऑस्कर टली बोरोस बराथियन के सामने आ गए थे और यहाँ पर कर्मिट बोरोस को कहता है, यील्ड सर, आप हार मान लो, द डे इज आवर्स। जैसे ही कर्मिट ने ये कहा तो एरोगेंट बोरोस बराथियन कैसे पीछे हटेंगे। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी चेन्स मुझे नहीं चाहिए। आई वुड सूनर डांस इन द हेल देन वेयर योर चेन्स। बोरोस बराथियन ऐसा कहते हैं और उन्होंने सीधा खड़े होकर कर्मिट पर हमला कर दिया, बट कर्मिट टली ने अपना मॉर्निंग स्टार का हथियार इतने जोर से घुमाया कि बोरोस का आधा स्कल एक वाटरमेलन की तरह फट गया। स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन डाइड एंड द बैटल एट द किंग्स रोड खत्म हो गया। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन की एक्चुअली 4 बेटियां हैं, यानी कि 4 स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं वो 4 बेटियां हैं। तो अगर उनकी 4 अलग अलग बेटियां हैं तो एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हुई थी जिसके वजह से हाउस बराथियन का वंश एक तरीके से आगे चला था, एंड दैट इज़ एक्चुअली लॉर्ड बोरोस बराथियन की पत्नी लेडी एलिंडा बराथियन इस समय पर स्टॉर्मसेंड पर प्रेग्नेंट थी। ये मड़ी मेस का वॉर ख़त्म होने के बाद में एग्जैक्टली 3 महीनों के बाद में लेडी एलिंडा बराथियन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रॉइस बराथियन, और इसी रॉइस बराथियन के ज़रिए हाउस बराथियन का वंश आगे बढ़ा। ये बैटल मतलब पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर की आखिरी बैटल रही, बट अभी किंग्स लैंडिंग में एक अलग लेवल का गेम ऑफ थ्रोन्स होना बाकी है जो हम देखेंगे इस हाउस ऑफ द ड्रैगन के बुक सीरीज के आखिरी एपिसोड में, दैट इज़ द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 37। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।